नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम जियोग्राफी देख रहे थे, मैपिंग देख रहे थे। तो आज मैपिंग में है आपका एशिया के मैदान मैदान देखेंगे। एक डायग्राम पहले से बना हुआ है। बात करेंगे कहाँ कहाँ पे मैप है, सॉरी मैदान है। तो मैपिंग में देखना है मैदान कहाँ कहाँ पे मैदान है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। ये वाला है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का मैदान, जिसे आप बोलेंगे इराक का मैदान। फर्स्ट नंबर रेड कलर आइडेंटिफिकेशन है कि मैदान कहाँ कहाँ पे है, उपजाऊ मैदान। ये है सेकंड नंबर पे। आगे बढ़ेंगे आप पूरा, इसे बोलेंगे आप सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान एक आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रेड वाला, क्या नाम था इसका, इरावती। इरावती का मैदान कहाँ पे, ये इरावती नदी म्यांमार में। एक आपको मिलेगा चाइना में, क्या बोलेंगे, ये पूरा प्लेन, ग्रेट चाइना प्लेन, यह मैदान। तो ग्रेट चाइना प्लेन, चाइना में दो बड़े बड़े मैदान हैं। एक बोलेंगे ग्रेट चाइना प्लेन हवांगो नदी, और बोलेंगे यांगत्से नदी के बीच में। आगे हवांगो नदी, इसके ऊपर में जब चलेंगे आप तो एक मिलेगा मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया जो खाते हैं, मंचूरिया मैदान, मंचूरियन एक डिश का नाम है, इसी के नाम पे है। मैदान भी है चाइना में, चाइना में दो मैदान है। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे पश्चिम साइबेरिया का मैदान, वेस्टर्न साइबेरिया प्लेन। पश्चिम साइबेरिया मैदान, ये कि यहाँ से बेल्ट देखिए ऐसे करके मिलेगा। जो पश्चिम साइबेरिया मैदान है और पूरा चाइना तक चलेगा, ये आगे काला सागर होके हंगरी तक, ये पूरा। अब इसको ब्लैक कर लीजिए, इसका नाम है स्टेपी, बोलेंगे यूरेशियाई मैदान, ये यूरेशियाई स्टेपी। एक जापान का विशेष रूप से पढ़ना है आपको। जापान में प्लेन है, तो दो अलग अलग प्लेन है, उसका नाम याद कर लीजिए जापान में। देखिए यहाँ पे जापान का डायरेक्शन है, ये जापान में दो प्लेन मिलेंगे आपको। एक मिलेगा क्वांतो, बहुत इंपॉर्टेंट मैदान है, ये पूछता भी है क्वांतो प्लेन कहाँ पे है, तो क्वांटो मैदान। एक है किंची तोंगची, तो किंची व तोंगची कर लीजिए मैदान, दोनों जापान में है। क्वांतो मैदान, ये जो होन्सू दिख रहा है बीच वाला, अर्थात ये ऊपर वाला भी होकाइडो होन्सू है, तो ये होन्सू बीच वाला जो दिख रहा है, इसमें दो मैदान है। एक क्वांतो का मैदान सेंटर में है, यहाँ पे मिलेगा सेंटर में, जिसपे टोक्यो है, जापान की राजधानी है, क्वांटो के मैदान में। किंची और तोंगची मिलेंगे यहाँ पे नीचे में, ये। तो अब इसी को हमको देखना है, फिर से एक बार देख लीजिए मैदान। रेड कलर का डिनोट कर रहा है आपका मैदान, कहाँ कहाँ पे मैदान है, आइडेंटिफाई करना है। बाकी जो मैदान बच जाते हैं, हमेशा से याद रखना आपको, तट के पास मैदान होते हैं। जो कोस्टल बेल्ट होता है, तट के पास मैदान होते हैं। यहाँ पे एक पढ़ना होगा आपको, मकरान, मकरान तट। कहाँ पे है मकरान तट, तो बोलना है पाकिस्तान और ईरान में है। यहाँ पे रेड कलर से इसको ही मार्क कर दूं मैं। मकरान तट नाम याद रखिए आप, मकरान, ये। चलिए एक को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंधु गंगा का मैदान, इसको देखते हैं, भारत के अंदर में है, नोट करिएगा इसको। तो सिंधु गंगा का मैदान कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे
और आगे इसमें जुड़ जाता है ब्रह्मपुत्र भी। तो भारत में स्थित है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये ऐसे करके मैप में आपको दिखेगा एक प्लेन, ये जाएगा आसाम तक, ये पूरा भारत पाकिस्तान, और बोलेंगे आगे ऐसे करके जो पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बड़ा सा मैदान है, ऐसे कर लेंगे। ये है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोलेंगे, पाकिस्तान से लेके भारत होते हुए, और इसमें आगे बांग्लादेश भी शामिल होता है। नाम कौन कौन से हैं देश का, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे, बांग्लादेश थर्ड नंबर पे, भारत, और चौथे नंबर पे बोलेंगे तीन कंट्री है बस ओनली। नेपाल का भी कुछ हिस्सा है तो नेपाल भी जोड़ सकते हैं, दक्षिण नेपाल, साउथ नेपाल भी है। ये पूरा है प्लेन है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में है, सबसे अधिक उपजाऊपन है इसका, डेंस जनसंख्या है। भारत के अकेले जनसंख्या का विशाल पोर्शन कहाँ रह रहा है तो बोलेंगे कि सिंधु गंगा के मैदान में रहता है। देखिए एशिया में विश्व की 30% लैंड है, भूमि है, और विश्व का 60% जनसंख्या है। जो एशिया महाद्वीप है इसमें विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। और मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो लास्ट डेटा था तो उससे 17.5 करेंगे तो करंट में भी मान लेता हूं मैं 18% है विश्व जनसंख्या का। और विश्व जनसंख्या का 18% भारत में रह रहा है, और उसमें भी मोस्टली कहाँ रह रहे हैं अकेले, जैसे देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, पुनः बिहार में मिलेंगे, आगे बढ़ते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे करके सारे। क्यों? क्योंकि उपजाऊ लैंड है, नाना प्रकार के विविध फसल होते हैं, हमेशा 12 महीना पानी मिलती है, बेस्ट सिंचाई का तंत्र है यहाँ पे। इस कारण से सेम है पाकिस्तान का। बांग्लादेश तो पूरा फ्लैट सतह पे बसा हुआ है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे अधिक पोर्शन देखेंगे तो बांग्लादेश में मिलेगा आपको, एक फ्लैट में सपाट क्षेत्र है बांग्लादेश। रिजल्ट ये है इसकी जनसंख्या का 18% अकेले भारत में रह रही है। और आगे जोड़ेंगे तो टॉप 5 में पाकिस्तान का भी नंबर आ जाता है जनसंख्या में, और बांग्लादेश भी टॉप 10 के अंदर में आ रहा है जनसंख्या में। खैर इसका तो भारत के अंदर मैपिंग पढ़ेंगे जब भारत का पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना है कि सिंधु का मुहाना जो है कराची, अर्थात अरब सागर से लेके बोलेंगे बंगाल की खाड़ी तक, जिसमें असम भी शामिल है, एक मैदान है। कौन सी नदियों द्वारा बनती है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 नदी। इनकी हजारों सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करना है जो भारत वाला हिस्सा रहेगा उसका। एक बार जापान का देखते हैं, जो नाम आता है क्वांतो का मैदान। जापान का अगर मैप आप देखेंगे, ऐसे करके आपको दिखाई देगा। ये है होन्शु द्वीप जापान में। किसका पढ़ रहे हैं आप, जापान में कौन कौन से मैदान है। होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो होन्शु द्वीप में यहाँ सेंटर पे आपको मिलेगा, यहाँ पे क्वांतो का मैदान, क्वांतो का मैदान। देखिए इंग्लिश में तो क्वांटो, जापानी भाषा में क्वांतो, थोड़ा नाक से साउंड आता है तो प्रोनाउंसिएशन में तो अंतर आएंगे ही। क्वांतो याद रखिए, क्वांतो का मैदान कहाँ पे है तो बोलेंगे जापान में है। जापान में कहाँ पे है, सेंट्रल जापान में है। इसमें राजधानी है टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी। नाम सुने होंगे, गाड़ी का भी नाम है कावासाकी। एक्चुअली में कावासाकी सिटी भी है, साथ साथ में बहुत बड़ी फैक्ट्री भी, हैवी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है कावासाकी। बहुत सारी गाड़ी के साथ साथ जो हैवी हैवी गाड़ी रहते हैं
या मशीन होती है वो बनाते हैं कावासाकी। तो टोक्यो सिटी है, राजधानी है जापान की, याकोहामा ये भी शहर है, सिटी है, कावासाकी सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर आपस में जुड़े हुए हैं, दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद नोएडा, इस तरीके से ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। $2 ट्रिलियन का इनका अकेले का जीडीपी है। बने कैसे हैं प्लेन, तो इसके चारों साइड माउंटेन मिलेंगे आपको ऐसे करके। जापान एक पर्वतीय कंट्री है, जापान क्या है, पर्वतीय देश है, बोलेंगे माउंटेन कंट्री है। तो माउंटेन कंट्री में प्लेन मिल रहा है, ये प्लेन है पहला नंबर पे क्वांटो का प्लेन। तो बाकी सारे क्या है, माउंटेन है, कैसे बने हुए हैं, तो ज्वालामुखी माउंटेन है। अब यहाँ से काफी छोटी छोटी नदियां निकल रही है, और ये नदियां कहाँ पे जा रही है, तो प्रशांत महासागर में जा रही है। तो छोटी छोटी नदियां निकल रही है, और ये छोटी छोटी नदियां पर्वत क्षेत्र से मृदा को लेके आ रही है, और ये पूरा इलाका में एक प्लेन का निर्माण कर रही है। अंत में नदियां कहाँ गिर रही है, प्रशांत महासागर में गिर रही है। कुछ नदी का नाम जो बना रहे हैं आपका क्वांटो का मैदान, बोलेंगे टोन नदी, सबसे मेन यही है टोन नदी, टोन नदी। बाकी भी नदी है, सहायक नदी है इसकी, जैसे नाका नदी, कुंची नदी, किन्नी नदी। मेन इसे याद रखिए, टोन नदी है। तो ये $2 ट्रिलियन जीडीपी का अकेले क्या कर रहा है ये, तो राजस्व जन्म कर रहा है, अर्थात जीडीपी का जनरेशन कर रहा है। ये कन्वर्सेशन है, आपस में जुड़े हुए हैं। जापान की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में बात करूं तो यहाँ निवास करती है, अर्थात 40% जनसंख्या, और 40% जीडीपी का अकेले ये जन्म देता है, ये वाला रीजन क्षेत्र। सेकेंड नंबर पे एक मैदान यहाँ पे मिलेगा आपको जापान में, साउथ जापान में मिलेगा। इसका नाम इसे अरेंज कर देता हूं मैं। देखिए ये वाला क्षेत्र है, किंकी व तोंगची का मैदान। पूछता है किंकी या तोंगची का प्लेन कहाँ पे है, आंसर भी देना पड़ता है। या तो पूछता है साउथ कोरिया में है, ताइवान में है, चीन में है, या थाईलैंड में है। तो आपको बोलना है किंकी तोंगची का मैदान कहाँ पे है, जापान में है। तो जापान में दो प्लेन का नाम आपको याद रखना है, क्वांतो, एक किंकी। अब इसमें बड़ी बड़ी सिटी है, कन्वर्सेशन है, आपस में जुड़े हुए हैं। किंकी और तोंगची का मैदान में कौन कौन सी बड़ी बड़ी सिटी है, बोलेंगे ओसाका, जापान का मैनचेस्टर है, ओसाका, कोबे, क्योटो, ऐसे ऐसे करके सिटी है। तो ओसाका है, कोबे, क्योटो जैसे सिटी आपको मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे किंकी और तोंगची के मैदान में। तो जापान में दो मैदान, और ये दोनों मैदान क्या है, हैवी इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। जापान अपने लो इस्पात संयंत्र के लिए, और अपने जो बोलेंगे हैवी इंडस्ट्री के लिए है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे बुलडोजर क्रेन बनाना है, उसकी जो मशीन है, इंजन है, उसके लिए जाना जाता है। तो हैवी इंडस्ट्री के लिए, फिर रॉकेट हो, मिसाइल हो, उसके लिए अलग से। यही दोनों क्षेत्र में है, कोबे, क्योटो, ओसाका, नागोया। अब बात करते हैं हम लोग चाइना में, जो मैदान है चाइना में। तो चाइना का मैप आप देख रहे थे, ऐसे करके आपको मिलेगा, ये वाला पूरा पोर्शन मिलेगा आपको मंचूरिया। कहाँ पे है, चीन में, चीन का मैदान। तो प्लेन ऑफ चाइना, दो प्लेन है चाइना में, एक तो ये वाला पूरा प्लेन है, और दूसरा है मंचूरिया। तो इस प्लेन के बारे में तो आपको पहले बता चुका हूँ। मंचूरिया प्लेन देखिए, ये जो मंचूरिया प्लेन है चाइना में है, सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से आता है। गेहूं हो जाते हैं यहाँ पे, फसल में कपास होते हैं,
मक्का, सब्जी, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। सेकेंड चीज है कि यहाँ पे लो आयरन इस्पात, अर्थात बोलेंगे चीन का जो आयरन व स्टील फैक्ट्री है, जो चाइना की बड़ी बड़ी स्टील की फैक्ट्री है वो मंचूरिया वाले क्षेत्र में है। मंचूरिया में क्यों है? क्योंकि मंचूरिया में लो एस मिलते हैं, लो एस। तो लो एस के कारण मंचूरिया में बड़ी बड़ी आयरन स्टील की फैक्ट्री है और उपजाऊ लैंड भी है, तो एग्रीकल्चर भी होते हैं मंचूरिया में। प्रमुख रूप से किसके द्वारा बना हुआ है? तो अमूर नदियां बोलेंगे, आमूर रिवर के द्वारा। ये इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आमूर नदी जो रसिया चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है, आमूर नदी गिरती है ओक्टस सागर में, अर्थात जो रूस का सागर है ओक्टस सागर, वहां पे गिरती है। तो मंचूरिया का प्लेन का निर्माण करती है, सबसे अहम योगदान करने वाली नदी है। और आयरन इस्पात के लिए आप बता देंगे मंचूरिया को। अब यहाँ पे हमको देखना है एक साइबेरिया, पश्चिम साइबेरिया का प्लेन। देखिए साइबेरिया, अगर आप देखेंगे रसिया को ध्यान से, एक कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, और आगे ऐसे जाएगा, ये यूराल पर्वत है, इससे बहने वाली यूराल नदी। पहले ये चीज समझिएगा आप, यूराल पर्वत क्या है? पर्वत है, माउंटेन है, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। इसके बाद इस साइड में यूरोप आता है, अगर बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में यूरोप स्टार्ट होता है, और इस साइड में क्या है? एशिया। इन दोनों के बीच में क्या है? यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन से एक नदी निकल रही है, उसी के नाम पे रखा गया यूराल नदी। ये यूराल नदी है, और आती किसमें है, गिरती किसमें है? बोलेंगे कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर खारा झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। लेकिन खारापन कम हो जाता है इसका, दो बड़ी नदी गिरती है, एक तो यूराल नदी, दूसरा वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा यूरोप में पड़ती है, तो यूराल नदी भी इसके खारेपन को कम कर देता है। तो इसके इस साइड में एशिया है। तो यहाँ पे एक प्लेन है, यूराल माउंटेन से लेके आगे आएंगे आप एनएससी नदी तक, एक रिवर है एनएससी। रूस की नदी तीन इंपोर्टेंट, ओब नदी, एनएससी नदी और लीना नदी। तो एनएससी नदी तक जाएंगे आप तो आपको मिलेगा, एनएससी नदी से लेके यूराल पर्वत के बीच तक का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिम साइबेरिया। क्या बोलेंगे? पश्चिम साइबेरिया, पश्चिम साइबेरिया का मैदान इसी के बीच में है ये पूरा, अर्थात यूराल नदी से लेके एनएससी नदी तक ये पूरा क्षेत्र क्या है? पश्चिम साइबेरिया का मैदान है। ये पश्चिम साइबेरिया के मैदान में दो नदी बोलेंगे, एनएससी नदी और एक और नदी है जो आगे पूरा गिरती है दोनों, अर्थात एनएससी नदी और ओब नदी किसमें गिरती है? तो आर्कटिक सागर में गिरती है। तो दोनों बहती है साइबेरिया के मैदान में। अब यहाँ सिटी पूछता है कौन कौन सी सिटी है, तो सिटी का भी नाम याद करना पड़ता है। चेलियाबिलिस्की, चेलियाबिलिस्की ये सिटी है, कहाँ बोलेंगे? पश्चिम साइबेरिया के मैदान में। एक सपाट मैदान है, जो मैदान है इसमें ओब नदी, एनएससी नदी, काफी सारी इसकी ब्रांच है, सहायक नदियां हैं, तो दलदल बनाती है। बाढ़ का मैदान भी, कभी कभी बाढ़ भी लाती है। तो ये दो विशेष रूप से भू आकृति मिलते हैं नदियों द्वारा बने, दलदल और बाढ़ का मैदान। शहर में क्या बोल रहे हैं आप? सिटी में कौन कौन से शहर हैं पश्चिम साइबेरिया मैदान में? जो रूस के शहर हैं चेलियाबिलिस्की, ओमस्क,
फिर तोमस्क। तोमस्क को अगर ऐसे याद रखेंगे तो इसके आगे सिर्फ टी जोड़ लीजिए, तोमस्क। और फिर बोलेंगे आप नोवोसिबिर्स्क। ठीक है, लास्ट में रिस्क कर लीजिए और आगे में नोवो। तोड़ तोड़ के रशियन नाम को पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा, नोवोसिबिर्स्क। फिर है बोलेंगे 5 नंबर पे नोवोदोंत्स्क। डोंटेस्क या डोंटेक्स, जो भी याद करना है, नोवोदोंत्स्क या नोवोदोंत्स्क याद करिए। ये सब सिटी है, इसी मैदान में दिखेगा। क्या के लिए फेमस है साइबेरिया मैदान? क्या किस चीज के लिए फेमस है? तो बोलेंगे साइबेरिया मैदान में मिलते हैं पेट्रोल। रूस का मैक्सिमम पेट्रोल डीजल यही मिलता है, पेट्रोल, गैस, लो अयस्क। आयरन ओर, लो अयस्क को आयरन ओर बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, पश्चिम साइबेरिया का मैदान है, बड़ी बड़ी सिटी है यूराल के इस साइड में। पहले तो जो यूराल माउंटेन दिख रहा है आपको, ये वाला यूराल माउंटेन है। तो यूराल माउंटेन में आपको लोहा मिलेगा, पूरा यूराल माउंटेन में लोहा और कोयला मिलते हैं। क्या मिलेगा? कोयला और लोहा। रिजल्ट ये है कि यूराल माउंटेन में तो रिजल्ट ये है कि लोहा और कोयले के कारण क्या है, पूरा यूराल क्षेत्र में औद्योगिकरण है, काफी सारे शहर है। तो ये तो यूराल पर्वत की बात है, लेकिन यूराल पर्वत से लेके नेसी नदी के बीच में जो पश्चिम साइबेरिया का मैदान है, इसमें भी काफी सारे सिटी है। चेलियाबिलिस्की, ओमस्क, तोमस्क, नोवोरिस्क, दोनतेस जैसे सिटी है। और इसके बीच में क्या मिलता है साइबेरिया के मैदान में? बोलेंगे कि पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बड़े बड़े रिफाइनरी हैं, तेल के कुएं मिल जाते हैं। वैसे भी रसिया तेल का प्रोडक्शन में कभी कभी अव्वल नंबर पे आ जाता है इसी कारण से। और लो एस आयरन के कारण सिटी फेमस है, जैसे चेलियाबिलिस्की में बहुत बड़ा आयरन इस्पात का कारखाना है। तो ये है आपका साइबेरिया, पश्चिम साइबेरिया, ना कि ओनली साइबेरिया करेंगे। बाकी पूर्वी साइबेरिया क्या है? वो पर्वत क्षेत्र है और बर्फ से ढका है। इसके जस्ट नीचे ही में देखेंगे कैस्पियन सागर के भी थोड़ा सा ऊपर में, और आगे जाएंगे ऐसे करके। तो मैं आपको उस समय नाम बताया था, स्टेपी, आपको याद रखना, स्टेपी। कौन सी स्टेपी है? यूरेशियाई स्टेपी, यूरेशियाई स्टेपी। तो स्टेपी, यूरेशियाई स्टेपी क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक था पर्वत जो मंगोलिया, फिर रूस और चीन के बीच सीमा बनाता था, उसका नाम याद होगा आपको, अल्ताई पर्वत। तो अल्ताई पर्वत के दक्षिण से होते हुए चाइना मंगोलिया का पोर्शन जाते हुए आगे पढ़ेंगे यहाँ तक, हंगरी तक, हंगरी का मैदान, हंगरी कंट्री है। तो हंगरी का मैदान अर्थात यूरोप तक जा रहा है, एक पूरा ग्रास लैंड है क्या ये स्टेपी? कभी भी नाम आता है आपको बोलना है घास है। और स्टेपी जलवायु मिलती है, स्टेपी जलवायु के कारण क्या रहता है, यहाँ पे स्टेपी घास मिलते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, मवेशियों को पाला जाता है। जो ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड से क्या होता है, एक समय प्राचीन के समय बोलेंगे, प्राचीन काल में रेशम मार्ग, इतिहास में पढ़े होंगे रेशम मार्ग। तो प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था, यही स्टेपी क्षेत्र से गुजरता था, अर्थात चाइना से स्टार्ट होता था और आगे जो स्टेपी क्षेत्र है, ग्रास लैंड है, इससे होते हुए यूरोप के देश में जाते थे। और भारत में भी जुड़ता था रेशम मार्ग, तो भारत के साथ भी ट्रेड होता था रेशम मार्ग के जरिए। स्टेपी जलवायु, तो स्टेपी ग्रास लैंड के साथ क्या है, जलवायु भी है। कैसी होती है? बोलेंगे अर्ध शुष्क है, मतलब गर्मी और ठंडी दोनों होती है। ज्यादा वर्षा नहीं होता, वर्षा ओनली 50 सेंटीमीटर तक होते हैं। भारत में एवरेज वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और घास उगने के लिए थोड़ा वर्षा भी काफी है।
सिर्फ ओनली अगर 5-10 दिन बारिश हो जाए तो 3-4 महीने तक का घास उग जाता है, इतने बड़े बड़े घास हो जाते हैं। तो 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। गर्मी में तापमान कितना पहुंच जाता है, अगर ये पूरा स्टेपी को देखेंगे तो इसका तापमान गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और ठंडी में तापमान उल्टा हो जाता है। ठंडी में तापमान इसका कितना हो जाता है, तो -45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हवाएं चलती है पूरा स्टेपी क्षेत्र में। कहाँ से आ रही हो ठंडी हवा, तो बोलेंगे आर्कटिक क्षेत्र से आती है, या साइबेरिया क्षेत्र से ठंडी हवा आ रही है। रिजल्ट ये है, ठंडी और गर्मी दोनों के तापमान में अधिक अंतर है। तो कंटिनेंटल टाइप की जलवायु है ये एक तरीके से, अर्थात महाद्वीप के अंदर पाए जाने वाला जलवायु। तो कंटिनेंटल टाइप की जलवायु में हमेशा जो टेम्परेचर का मैक्सिमम और लोवेस्ट टेम्परेचर है, बीच में अंतर बहुत अधिक आता है, जिसे बोलते हैं तापांतर। एक शब्द है तापांतर, ताप में अंतर। तो ताप में अंतर यही आपको स्टेपी के क्षेत्र में दिखेगा। और ग्रास लैंड है, बोलेंगे घास हो जाते हैं बड़े बड़े, और इसी घास में होते थे बोलेंगे जानवर, घोड़ा। भारत में घोड़ा नहीं होता था, तो स्टेपी ग्रासलैंड में घोड़ा होता था। और कहाँ से कहाँ पे, मतलब भारत का जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी था, जुड़ाव था, तो स्टेपी ग्रासलैंड के जरिए ही जुड़ा हुआ था। तो स्टेपी ग्रासलैंड जो कैस्पियन सागर, ऐसे करेंगे आप, ऐसे करके कैस्पियन सागर दिखता है, और इस साइड ब्लैक सागर, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, और आगे भी, अर्थात रेड मार्क कर दूं मैं। फिलहाल तो आप इतना याद रखिए, ये पूरा, और आगे सेंट्रल एशिया से जुड़ा ये पूरा। तो यहाँ पे बड़े बड़े घोड़े होते थे। घोड़े किस कारण से होते थे, स्टेपिक ग्रासलैंड के कारण। तो घोड़े खाते थे स्टेपी घास को, और यहीं से ट्रेड होता था, अर्थात घोड़े का ट्रेड भी होता था। भारत के पास घोड़े आते थे, तो मौर्य दरबार हो या मगध जैसे साम्राज्य में घोड़े की सप्लाई होती थी। और एक प्लेन इलाका था, इसी अटैक होता था, चंगेज खां भी अटैक करते थे, क्योंकि एक्सेस नहीं मिल रहा है। आगे अगर जाएंगे तो यूराल माउंटेन स्टार्ट हो जाता है, तो यूराल माउंटेन को तो क्रॉस करना इम्पॉसिबल था प्राचीन काल में। और इधर स्टेपी इसी के बीच में रास्ता दे रही है, किसके, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत के बीच में ओनली एक पतला सा नैरो मार्ग है। अर्थात अब मैं अपने और समझिए, यूराल पर्वत और ये कैस्पियन सागर। तो प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि पर्वतों को काट दिया जाए, सुरंग बना दिया जाए, या हवाई जहाज हो, इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एक साइड है कैस्पियन सागर, एक साइड है यूराल पर्वत, बीच में एक मार्ग है, नेरो मार्ग, संकरा मार्ग, यही रास्ता स्टेपी वाला। अब इसी से मंगोल अटैक, जो चंगेज खां का पढ़ेंगे आप, यहाँ से अर्थात चाइनीज अटैक, मंगोल अटैक इसी रास्ते से होते हुए यूरोप तक जाता था। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो यूरोप के साथ चीन कभी जुड़ नहीं पाता, नहीं मंगोलिया जुड़ पाता। लेकिन एक नैरो मार्ग है, रास्ता है, जो बोलेंगे स्टेपी क्षेत्र से आता है। बाकी तो स्टेपी हंगरी से लेके आपके चाइना तक जा रहे हैं। तो कुछ जानकारी कम से कम रेशम मार्ग के बारे में बता सके कि एक ऐसे रेशम मार्ग में जा रहा है। एक मकरान तट देख लीजिए आप लोग, मकरान तट। ऐसे जो चल रहा है, ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, ये वाला पूरा फारस की खाड़ी से लेके पाकिस्तान तक का क्षेत्र मकरान तट कहलाता है। मकरान तट पाकिस्तान और ईरान दोनों में है। मकरान तट सिर्फ क्या करना है आपको, पाकिस्तान नहीं करना है, बल्कि मकरान तट के बारे में बताना है। पाकिस्तान प्लस अफगान, सॉरी, ईरान के बीच में है, दोनों के तट हैं। तो मकरान एक तट है, बलूचिस्तान का क्या बोलेंगे, भाग है बलूचिस्तान का, ये जिसमें ईरान और पाकिस्तान दोनों आते हैं। तो मकरान तट, हमारा जो सिंधु सभ्यता था
उसका अंतिम पॉइंट जो पश्चिम की ओर था यही मकरान तट पे सुतकांगो डेर था, कांगो दत्ता ऐसे लिखेंगे। अर्थात सिंधु का एक साइड था, सिंधु का जो शहर था पश्चिम में, अंतिम शहर पश्चिम शहर, वो मकरान तट के पास ही था। तो ये पूरा मकरान तट जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे करके 1000 किलोमीटर का तट है। और ये तट किसमें फैला हुआ है? पाकिस्तान और ईरान में फैला हुआ है। और इस तट में दो प्रमुख बंदरगाह हैं। क्या बोलना है? दो प्रमुख बंदरगाह। एक तो पाकिस्तान में है बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह क्या है, पाकिस्तान दे दिया है वो जो ग्वादर वाला क्षेत्र है पूरा चीन को। चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ग्वादर बंदरगाह को बनाया है। ग्वादर बंदरगाह के जरिए भारत पे जासूसी किया जाता है, चाइना पाकिस्तान दोनों द्वारा। अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है चीन। तो चीन को एक्सेस मिल गया कहाँ तक? अरब सागर तक, इसके जरिए, पाकिस्तान के जरिए। इसका काउंटर बैलेंस करना था, इसको कंट्रोल करना था। तो मकरान तट के पास दूसरा चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, इस चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान दोनों ने मिलकर विकसित किया है, क्योंकि काउंटर बैलेंस करना है पाकिस्तान और चाइना का ग्वादर बंदरगाह को निगरानी करने के लिए। साथ साथ में अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों एक्सेस रोक देते हैं इस वाले क्षेत्र में, पूरा अरब सागर में, हिंद महासागर का पोर्शन है, तो भारत कैसे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान तक जाता? तो इसने मकरान तट के पास ही एक चाबहार बंदरगाह को विकसित किया, जिसमें ईरान को फंडिंग भी कर रहा है, दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं ताकि काउंटर बैलेंस कर सके और सेंट्रल एशिया भी पहुंच सके, ट्रेड भी हो सके। तो मकरान तट के बारे में आपको याद रखना है, कभी भारत का हिस्सा था जियोग्राफिकल लोकेशन, वो अलग बात है, डिवीजन के बाद अलग हो गए। बाकी तो आप पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इरावती नदी का डेल्टा, और कोई विशेष मैदान